जय हिंद साथियों, मैं विष्णु पांडे आपका कृष्णा क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। ध्यान देते हैं हम यहाँ पे हमारा जो मैथ का टॉपिक है यूपीपी बेसिस पे हम ध्यान दे रहे हैं। यूपीपी में लगभग 18 से 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, उस पर ध्यान देकर हम रेगुलर प्रैक्टिस सेट को प्रारंभ कर रहे हैं और उसी लेवल के आपके जिस लेवल के एग्जाम में प्रश्न आए थे पिछले परीक्षाओं में, उसी आधार पर उसी लेवल को ध्यान में रखकर आपको उसी तरीके से प्रश्नों को कराया जाएगा। यहाँ ध्यान देते हैं, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्क एंड टाइम का प्रश्न है। ए किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ए अकेला किसी काम को करता है तो 9 दिन में कंप्लीट कर देता है, बी अकेला उसे करता है तो 12 दिन में कंप्लीट कर देता है। ए उसे किसी काम को करता है तो 9 दिन में, और बी ही उसी काम सेम काम को करता है तो 12 दिन में उसे कंप्लीट कर देता है। ए बी का हम एलसीएम लेते हैं क्योंकि इक्वल काम हुआ है। जब काम इक्वल होगा तो उसको एलसीएम लेकर बराबर करते हैं। अब इनका एलसीएम कितना होगा? इनका एलसीएम 36 होगा, 36 होगा। अब क्या करेंगे? 36 काम है, हमने एक फिक्स काम मान लिया कि हमारे पास जो काम है वो हमारे पास 36 काम है, हमको 36 काम करने हैं। 36 काम 9 दिन में कर रहा है, अर्थात पर डे काम कितना करेगा? 4 करेगा। 36 को 9 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। अब यही 36 काम को बी अगर करने जाएगा तो ये तो 12 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। हम कह सकते हैं 36/12, अर्थात ये पर डे कितना काम कर रहा है? पर डे ये 3 काम कर रहा है। हमको काम कितना करना है? हमको 36 काम ही करना है। लेकिन अब ये दोनों मिलाकर ए भी काम करे बी भी काम करे, परंतु ए जब काम करेगा तो 4 यूनिट काम करेगा, बी जब काम करेगा तो 3 यूनिट काम करेगा। 4 3 मिलकर काम करेंगे तो ये दोनों मिलकर काम करेंगे 7 यूनिट, और काम कितने करने हैं? 36, अर्थात 36/7। और इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो 5 सही 1/7 आ जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक फुटकर विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% की छूट पर प्राप्त करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्राप्त लिखा है, कंफ्यूज बच्चे यहाँ हो जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज पर। यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पे प्राप्त करता है। प्राप्त करता है मतलब उसको यह सामान मिलता है जो हमारा फुटकर विक्रेता था, उसको सामान मिलता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कहा कि हम सामान खरीदने जाते हैं, हमने एक अंकित मूल्य वहां पे लिखा हुआ था, उसका दाम 100 रुपया लिखा हुआ था, लेकिन हमको कितना 10%, हमको 40% छूट में मिल गया, अर्थात 40% कम में मिल गया। तो हमको मिला कितने में? हमको उसने दिया मतलब यशवी है, लेकिन मैंने खरीदा ना, तो हमारा खरीदने पर कितना मूल्य आ गया? 60 रुपया हमको खरीदने पर मूल्य आ गया, अर्थात हमारा जो क्रय मूल्य है वो 60 रुपया है। ये दुकानदार के लिए तो अंकित मूल्य है, लेकिन हम खरीद रहे हैं तो हमारे लिए क्रय मूल्य है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब जब हम आते हैं, यदि फुटकर विक्रेता उसे अंकित मूल्य पर बेचना चाहता है, अर्थात मेरा जो पैसा 60 रुपया खर्चा हुआ, लेकिन मैं उसे बेचना कितने में चाहता हूं? मैं उसे अंकित मूल्य पर बेचना चाहता हूं, अर्थात अंकित मूल्य हमारा 100 रुपया था, हम कितने में बेचना चाहते हैं? हम उसे 100 रुपए में बेचना चाहते हैं। हमने उसमें 60 रुपए का पैसा लगाया और 100 रुपया हमको मिल रहा है, अर्थात हमको प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट हमारा 40 रुपया का हो रहा है। लेकिन हमको प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमको प्रॉफिट परसेंट चाहिए। हम किसका प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट के लिए हमको प्रॉफिट की आवश्यकता होती है, प्रॉफिट परसेंट के लिए हमारे क्रय मूल्य की आवश्यकता होती है, और हम 100% से गुणा कर देते हैं और हमें क्या प्राप्त हो जाता है? हमें प्रॉफिट परसेंट प्राप्त हो जाता है। अर्थात हम 60 का सामान 100 में बेचते हैं तो हमको 40 रुपया का प्रॉफिट होता है। कितने में भी हमने खरीदा था? 60 रुपए में खरीदा था, और इसे परसेंटेज बनाना है तो 100% से हम गुणा कर देते हैं। फिर आप कैलकुलेट करेंगे, 20 दूना कितना हुआ? 40, और 20 तिक्का कितना हुआ? 60। 200 बटा कितना आ गया? 3%। इसे मैं अगर मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 66 सही 2/3। ये हमारा करेक्ट आंसर है। 66 सही 2/3 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। बच्चों, इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ में आया हो तो सब लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी मेहनत जो है इसी आपके लाइक सब्सक्राइब से ही पता चलती है। यहाँ ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मिश्रण में स्प्रिट
और पानी एक मिश्रण है हमारा जिसमें स्प्रिट और पानी है 3:2 में। स्प्रिट हमारा 3 है और वाटर हमारा जो है वो कितना है 2 है के अनुपात में है। यदि इसमें पानी की तुलना में 3 लीटर स्प्रिट अधिक है, यहां बेटा ध्यान दीजिएगा अधिक बोला है। अब बताइए स्प्रिट पानी की तुलना में कितना अधिक है। आप अपने मन में प्रश्न पूछा कीजिए क्योंकि अनुपातिक वैल्यू आपकी ये दोनों है और ये 3 लीटर जो है वो आपका वास्तविक मान है। तो कितना ज्यादा है बेटा ये बताओ, कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है और रेशियो में एक ज्यादा होने के पर ही ये 3 लीटर ज्यादा हुआ है। अब क्या बोला, ये तो इसका वैल्यू हो गया। अब आगे देखते हैं क्या करना है हमें। स्प्रिट की मात्रा हो गई, तो मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा कितनी है। हमको स्प्रिट चाहिए, क्या चाहिए, स्प्रिट चाहिए। और स्प्रिट क्या है, स्प्रिट तो 3 है ना बेटा, स्प्रिट 3 है तो 3 की वैल्यू 3 गुणे 3 होगी और 3 का कितना हो जाएगा 9 लीटर हो जाएगा। और ऑप्शन आपको सी नंबर बुला रहा है कि मैं ही आंसर दे, और ऑप्शन नंबर सी की ओर आप बढ़ेंगे आगे और आप आगे प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, ध्यान से चीजों को समझते हैं। यदि 25 पेनों का लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य होता है। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य जितना हमने पैसा लगाया 20 पेनों के बिक्री मूल्य के बराबर है। अर्थात हमको जो हमने 25 पेन, हम एक दुकान पर गए, हमने 25 पेन को खरीदा और खरीदने में जितना पैसा खर्चा हुआ हमारा उतना ही 20 पेनों को बेचने में खर्चा हो गया। जितना हमने 25 पेन को खरीदने में एक अमाउंट खर्चा किया उतना ही हमने 20 में उसको प्रॉफिट कमा लिया। ध्यान देने योग्य बात है ये, ध्यान दीजिएगा। जो 25 पेन है, 25 पेन को हमने खरीदा था तो जितना पैसे में खरीदा था उतना ही 20 पेन को क्या किया, बेचने में हमारा खर्चा हो गया, अर्थात एसपी हमारा खर्चा हो गया। लागत मूल्य मतलब सीपी शॉर्ट फॉर्म में होता है कॉस्ट प्राइस, और बिक्री मूल्य हमारा होता है एसपी अर्थात हमारा सेलिंग प्राइस। ध्यान दीजिएगा इसको, सेलिंग प्राइस। अब हमको क्या करना है, हमको रेशियो बनाना है। सारी चीज बेटा रेशियो में सीखते हैं क्योंकि रेशियो जो होता है चीजों को छोटा करके बताता है, शब्दों को छोटा, संख्याओं को छोटा कर देता है। तो क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य क्या होगा, बटा मतलब इस तरह विक्रय मूल्य हमने कर दिया। अब ये 20 है हमारा, ये 25 को इस साइड लाएंगे तो बटा 25 हो जाएगा। अब छोटा करने का प्रयत्न करते हैं। 4 चौक 5 से कटेगा, 5 चौका 20, 5 पचे हमारा कितना हो गया 25। अर्थात हम कह सकते हैं क्रय मूल्य के सामने वाला क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य के सामने वाला विक्रय मूल्य है। हम चीजों में टाइम ना वेस्ट करके चीजों को सॉल्व करने की प्रयत्न करेंगे। अब आप बताइए 4 में हमने खरीदा, 5 में हमने बेचा। जब 4 में खरीदा 5 में बेचा तो हमको लाभ हुआ ना। जब हमको लाभ हुआ तभी तो लाभ परसेंट निकलेगा। लाभ परसेंट कितने का लाभ हुआ, 4 में खरीदा 5 में बेचा, 4 में खरीदा 5 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। कितने पर लाभ हुआ बेटा, 4 पर लाभ होगा। सदैव क्रय मूल्य पर ही लाभ होता है। डिवाइड बाई 100% हो गया, 4 से हमने काट दिया, ये कितना आ गया 25 आ गया। और 25% इज अ करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 25% आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। सब लोग इसमें शॉर्ट ले लीजिएगा बेटा, आगे चलते हैं, चीजों को सॉल्व करते रहिए। एक संख्या को 10% कम किया जाता है। कोई संख्या हमारी थी उसको हमने 10% कम कर दिया जाता है और जो परिणाम प्राप्त होता है उसमें फिर 20% कम कर दिया जाता है, तो अंत में कमी का प्रतिशत कितना होगा। ध्यान दीजिएगा 2 बार कमी की जा रही है, एक बार कमी नहीं 2 बार कमी हो रही है। ध्यान दीजिएगा, इसका मेथड बन समझते हैं थोड़ा सा। 100 रुपया मान लीजिए हमारे पास था, 100 रुपया हमारे पास था। हमने क्या किया, हमने 10% कम कर दिया। पहले 10% कम किया तो 100 का 10 कम कर दिया। 100 में 10% निकालेंगे, 100 में 10% निकालेंगे तो 10 आएगा। 10 कम कर दिया तो 90 में बेचना, सॉरी 90 हो गया संख्या। जो हमारा 100 रुपया था, अगर मैंने 10 रुपया कम कर दिया, 10% कम कर दिया अर्थात 10/100 कम कर दिया, अर्थात 10 कम कर दिया तो 100 में 10 गया, कितना आ गया 90 आ गया। अब 20 की कमी हो रही है
अब फिर भी इसकी कमी हो रही है। 90 का 20% कितना होगा? 90 का 20% कितना होगा? 90 का 20% 18 होगा। अर्थात अब हमने कितना कम किया? अब हमने 18 कम किया, लेकिन कम किस में होगा? इसमें थोड़ी कम होगा, कम तो 90 में होगा ना। तो 90 में जब 18 को कम कर देते हैं, तो 90 में जब 18 को कम कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारा 72 आ जाएगा। अर्थात 100 में हम शुरुआत किए थे, पहुंचे कहां तक? 72 तक। तो कमी हुई कि वृद्धि? कमी हुई। कितने की कमी हो गई? कितने की? 28% की कमी हो गई, क्योंकि 100 पर तुलना कर रहे हैं। तो यही हमारा क्या होने वाला है? यही हमारा उत्तर होने वाला है। ध्यान दीजिएगा। दूसरा मेथड 2 आपके ओर चलते हैं। मेथड 2 आप इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं, प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। यहां ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस यक्स, अर्थात पहले 10 का घाटा हुआ। 10 आपने पहले कमी किया, जब आपने 10 की कमी किया, फिर आपने कितने की कमी किया? फिर आपने 20 की कमी किया, फिर 10 गुणे माइनस 20 होगा बटा कितना होगा? 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 10 10 के कितना हो जाएगा? माइनस 30 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 2 होगा, इसको सॉल्व करेंगे 28% आ जाएगा। ये माइनस का मतलब है कमी हो रही है, अर्थात हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? 28% हमारा करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो स्थान ए और बी के बीच 60 किलोमीटर की दूरी है। दो कारें एक ही समय पर ए और बी से चलना शुरू करती हैं, तो क्रमशः 35 किलोमीटर पर घंटा और 25 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलती हैं। दोनों कारें एक ही दिशा में चल रही हैं, तो कितने समय के बाद क्या कहते हैं? ये दोनों आपस में मिलेंगी। बेटा मैं इस चीज को थोड़ा सा बेसिक बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दो प्रश्न इसके पूछे जाते हैं, दो प्रश्न इसके पूछे जाते हैं। जब कभी भी मिलने के लिए समय पूछेगा, कभी मिलने के लिए समय होगा, जब कभी मिला जाएगा, तो जो समय होता है, समय बराबर दूरी बटा क्या कहते हैं आपका चाल होता है। लेकिन यहाँ पर जब समय बात करेंगे तो गैप अपान क्या होगा? रिलेटिव स्पीड होगा। क्यों रिलेटिव स्पीड होगा? क्योंकि दो चाल यहाँ पर दी गई है, एक चाल नहीं दी गई है बेटा, यहाँ दो चालें दी गई है। बस मैं इसी रिलेटिव स्पीड को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सापेक्षिक चाल, हिंदी इसकी होती है सापेक्षिक चाल। सापेक्षिक चाल को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। इसमें दो कॉन्सेप्ट बनता है। एक समान दिशा होती है। समान दिशा का अर्थ क्या है? कि अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं तो जिससे मेरी तुलना हो रही है वो भी उसी दिशा में जा रहा है। विपरीत दिशा एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है। विपरीत दिशा अर्थात मैं कह सकता हूं मैं यहां जा रहा हूं तो दूसरा यहां जा रहा है, मतलब एक दूसरे से दिशा विपरीत है। उस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में चाल जो होगी, चाल घट जाती है और इस कंडीशन में चाल जो है वो जुड़ जाती है। क्योंकि जब ये इस तरफ जाएगा और ये दूसरा इस तरफ आएगा, तब दोनों की चाल जो है समय को फॉलो करने लगेगी, समय कम करने में मदद करेंगी। अगर हम दोनों एक ही तरफ भाग रहे हैं, दो व्यक्ति एक ही तरफ भाग रहे हैं, उनमें समय ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा? क्यों इसलिए समय ज्यादा लगेगा क्योंकि वो भी दौड़ रहा है, पहला व्यक्ति भी, और दूसरा व्यक्ति भी दौड़ रहा है। इस कारण इसको ध्यान देते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखिए, अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूला को ध्यान देंगे। समय बराबर क्या होता है? गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, गैप कितना दिया है? गैप दिया है 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर, ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। अब स्पीड कितनी है? एक चाल 35, दूसरी चाल 25। 35 में गया 25, बचा कितना? 10। तो यहाँ रखेंगे 10, और ये किलोमीटर में है और ये किलोमीटर पर घंटे में है, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट होगा। इसको काटेंगे तो ये 6 आएगा, ऊपर घंटे चला जाएगा, तो 6 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। 6 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। एक लाइन का बच्चा कॉन्सेप्ट है, एक लाइन का बेटा कॉन्सेप्ट है, उसको ही आपको समझना है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तुमने समझाया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह राशि, राशि का मतलब मूलधन होता है। वह राशि एक एक दोबारा पढ़ने का बेटा समय नहीं होता, एक में एक बार ही पढ़ते समय आप चीजों को क्रिएट और रिलेट करते समय। देखो यहाँ पे P बराबर क्वेश्चन मार्क है आपका।
जिस पर 5 वर्षों में टाइम दिया गया है, टाइम 5 वर्ष दिया गया है। 6% जिसके 7% लगा होता है उसको दर कहते हैं। 6% हो गया कि दर 60 रुपया साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या प्राप्त होता है, 60 रुपया प्राप्त होता है। इसका दोनों मेथड में बेसिक और कॉन्सेप्ट दोनों ही लेकर चलूंगा साथ में, ध्यान दीजिएगा इसको। हमने कहा आपसे कि एसआई आपका 60 है। एसआई बराबर फॉर्मूला होता है P गुणे R गुणे T अपॉन 100। एसआई कितना है 60, P कितना है P हमको नहीं पता, R कितना है R 6 है, टाइम कितना है 5 साल, बटे कितना है 100। 6 से कट गया 10 बार गया, 5 से कट गया 20 बार गया। इसको जब इस तरफ करेंगे तो 200 बराबर P आ जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब इसी चीज को मेथड 2 की भाषा में समझें तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब हमको ब्याज प्राप्त होता है, कभी भी मेथड 2 को समझने से पहले हम ब्याज को समझते हैं। ब्याज हमारा क्या होता है, ब्याज हमारा RT% के बराबर होता है, अर्थात हमको जितना हमारा दर होगा उसको समय से हम गुणा कर देंगे और ब्याज हमको प्राप्त हो जाएगा। दर मतलब 6 पंचे 30% हमको क्या प्राप्त होगा, ब्याज प्राप्त होगा। और इसी 30% की वैल्यू कितनी दी गई है, 60 रुपया दी गई है। 1% की वैल्यू कितनी होगी 2 और 100% हमारे मूलधन के बराबर होता है। 100% का मान कितना आ गया, 100% का मान 200 आ गया। और ये आपका बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन तरीका है आपका एग्जाम में टाइम को बचा कर करने का। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ए और बी के काम करने की दर, दर मतलब आपकी कार्य क्षमता है, इंग्लिश में एफिशिएंसी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा 2:3 दिया गया है। इनमें इसके द्वारा काम को पूरा करने में दिनों का अनुपात, अर्थात हमको टाइम चाहिए, हमको दिन चाहिए कि कितना दिन क्या कहते हैं काम करने में लगेगा। कुछ नहीं करना है, कार्य क्षमता जो होता है दिन का उल्टा होता है। जितनी कार्य क्षमता ज्यादा होती है उतना समय कम लगता है, जितना भी समय ज्यादा लगता है अर्थात उसकी कार्य क्षमता कम है। तो एफिशिएंसी बराबर आप कह सकते हैं कि 1/टाइम, मतलब कि इनवर्स प्रोपोर्शनल उल्टा रिलेशन देखता है कि जो कार्य क्षमता है हमारा वो हमारा किससे उल्टा रिलेशन दिखाएगा, समय से हमारा उल्टा रिलेशन दिखाता है। समय से हमारा उल्टा रिलेशन दिखाता है आपका कौन, इसलिए ये 2 3 है तो आंसर हमारा 3 और 2 होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ये थ्योरी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात कितना है 3 और 4, उनके वर्गों का योग 400 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। बस वही बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। मेथड 1 में 3x पहली संख्या है, 2x आपकी 3x आपकी पहली संख्या है, 4x आपकी दूसरी संख्या हो गई। उनके वर्गों का अर्थात हमको कहा गया है कि इन दोनों का वर्ग कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, फिर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 400 प्राप्त हो जाएगा। हम कह सकते हैं 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर बराबर 400। इसको जोड़ा तो 25x स्क्वायर बराबर 400 आ गया। 25 से जब हम काटेंगे तो 16 टाइम्स जाएगा, x स्क्वायर बराबर 16 और x बराबर हमारा कितना आ गया 4 आ गया। ये स्क्वायर जब इस तरफ जाता है तो वर्गमूल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है संख्याओं का योग। इन दोनों का योग कितना है 4 और 3 7x है और x की वैल्यू हमने कितना फाइंड की 4 फाइंड की और 7 चौका कितना हो गया 7 चौका हमारा 28 हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ध्यान दीजिएगा आगे प्रश्नों में, आगे प्रश्नों को ध्यान से समझते हैं। यदि बिक्री मूल्य पर, बिक्री मूल्य मतलब ये हमारा क्या कहते हैं एसपी है, एसपी को हम 100 मानेंगे। एसपी जब हमारा विक्रय मूल्य से तुलना होगा तो हम एसपी को 100 मानेंगे और 10% हमारी हानि हो रही है। अब बेटा ध्यान से समझिएगा हानि कब होती है, बस इसी को समझ लो। बस हानि कब होती है, हानि तब होती है जब आपका क्रय मूल्य बड़ा हो तभी हानि होती है और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है हानि होने की।
हानि बेटा तभी होगा जब हमारा क्रय मूल्य बड़ा होगा। किससे? बेचने वाले मूल्य से। हमको 10% की हानि हो रही है, अर्थात हमको 10 की हानि हो रही है, तो हमने खरीदा सामान को तो ज्यादा में होगा तभी तो हानि होगी। तो हाँ, क्रय मूल्य कितना हो गया? 110। क्रय मूल्य कितना हो गया? 110। अब हानि तो, अब हमको हानि परसेंट चाहिए, तो हानि तो 10 की हुई ना, लेकिन कितने में हुई हानि? 110 में इंटू 100 आपका कैलकुलेट हो जाएगा, 0 से 0 कट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से ही 1/11% आ जाएगा आपका, और ये आपका आंसर आ गया। जो शुद्ध लाभ हानि होती है, देखो एक होता है शुद्ध लाभ या हानि, ये सदैव जो होता है वो क्रय मूल्य पर फाइंड किया जाता है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने क्रय मूल्य पर ना फाइंड कर, भाई उसकी मर्जी है, वो नहीं फाइंड करना चाहता क्रय मूल्य पर, तो आपको उसने कह दिया कि विक्रय मूल्य पर फाइंड करिए, तो अब आप तुलना तो विक्रय मूल्य से कर सकते हो, लेकिन जब शुद्ध की बात होगा तो हम क्रय मूल्य ही नीचे रखेंगे, अर्थात हमारा क्रय मूल्य 110 से ज्यादा क्यों करा, क्यों किया? क्योंकि इसका 10%, 100 का 10% 10 होता है। क्रय मूल्य बड़ा क्यों होगा? क्योंकि हानि हुई है, हानि होने के कंडीशन में क्रय मूल्य बड़ा होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हम सब करके बताइएगा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, यदि आधार बिंदुओं को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि 1% जो है, 1% की वैल्यू 100 बिंदु माना गया, 100 बिंदु माना गया कि जो 1% वैल्यू है उसका मान 100% है, सॉरी 1% जो है उसका मान 100 बिंदु है। अब क्या कह रहा है? तो कितने आधार बिंदु 62 पॉइंट, मतलब 62.2% से 82.5% जो है उससे अधिक है, मतलब अंतर करना है। इनका अंतर होता कितना है? 20%। 1% का मतलब 100 बिंदु, तो 20% का बेटा मतलब कितना होगा? 2000 बिंदु होगा, और ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि हमको इन दोनों का डिफरेंस चाहिए था। ध्यान से पढ़िए कि 62.5% से 82.5% कितना, तो 20% ही अधिक है ना, तो इस 20% का मान कितना होगा? 2000 होगा, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। यहां ध्यान दीजिएगा, कितनी राशि भी आपको पूछा है। 2 वर्ष में 8%, आर जो दर है उसकी वो कैपिटल R% है। ब्याज कितना प्राप्त होता है? ब्याज मतलब एसआई कितना प्राप्त होता है? वो भी 8% होता है। टाइम कितना है? 2 वर्ष है। फॉर्मूला रख दीजिए, एसआई बराबर क्या होता है? पी आर, आर कितना है? आर ही है। टी कितना है? 2 वर्ष है, बटा कितना है? 100 है। आर से आर कैंसिल आउट हो गया, 2 कटने के बाद 50 आया, 50 इस तरफ गया, 50 बराबर बी हो गया, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होने वाला है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। कभी कभी एग्जाम में p+1/p का मान अगर देकर p² + 1/p² का वैल्यू पूछ देता है। इसका वैल्यू अगर मान लीजिए k है, इसका वैल्यू k² - 2 होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ आया है? a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से आया है। ध्यान दीजिएगा इसको। अगर मैं बात करता हूँ p² + 1/p², अगर मैं बात करूँ कि मैंने 2 इस तरफ जोड़ा और ये 47 में भी मैंने 2 जोड़ दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं निकला। दोनों तरफ हम चीजों को कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं, दोनों तरफ हम चीजों को जोड़ सकते हैं। अब हमने कहा, हमने एक बार p से गुणा किया और एक बार p से भाग किया, हम कर सकते हैं, गुणा भाग भी हम कर सकते हैं दोनों। अब ध्यान दीजिएगा, p² + 1/p² + 2p गुणे 1/p, किसका फॉर्मूला क्रिएट हो गया? ये p + 1/p के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्रिएट हो गया, और ये कितना है? 49। तो ये जब इस तरफ आएगा तो p + 1/p का वैल्यू क्या होगा? √49 होगा, और इसका मान कितना है? इसका मान बेटा 7 है, और ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी आपका उत्तर होगा। सी एकदम करेक्ट आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपके। यहां ध्यान दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, फिर से कर लेते हैं। 28
28 वस्तुओं का लागत मूल्य अर्थात 28 वस्तुओं को खरीदने पर 21 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, 21 वस्तुओं को जो बिक्री मूल्य है उसके बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे CP बटा SP कितना हो जाएगा, 21 यहाँ है, 28 इस तरफ चला जाएगा, 7 गया 3 बार, 7 गया 4 बार, अर्थात 3 में चीज को हमने खरीदा था और हमने बेचा कितने में, 4 में। हमको प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 3 में खरीदे 4 में बेचे तो 1 ही तो ज्यादा है, जितना ज्यादा वही प्रॉफिट इंटू 100%। सब में परसेंट से गुणा करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो परसेंटेज में ही उत्तर पूछा गया है ना, तो परसेंटेज में ही गुणा करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर 33 सही 1/3% आपका आंसर आ जाता है। 33 सही 1/3% आपका आंसर आ जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने 41,800 कारें खरीदी, और देखिए यहाँ देखिए इंक्रीज कर रहा है कारों में, पहले साल कह रहा है पिछले साल कितना किया, अब 51,300 कारें बेचने का लक्ष्य प्राप्त करता है। तो कितना उसने लक्ष्य बढ़ाया, हर दम अपने लक्ष्य को बढ़ाते रहना चाहिए बच्चों। तो ये कंपनी वाले मालिक ने भी यही किया है, इसको ध्यान से समझते हैं। 41,800 रुपया था और 51,300 रुपया था। मैंने रेशियो इसलिए बनाया इसलिए रेशियो बना रहे हैं क्योंकि चीजें आपकी कट जाए, और चीजें कटने के बाद छोटी हो जाए। तो 418 का लक्ष्य था, 513 प्राप्त करता है। तो कितना ज्यादा प्राप्त करता है, 95 ज्यादा प्राप्त करता है। किस पर ज्यादा प्राप्त करता है, 418 पर ही तो ज्यादा प्राप्त किया। अब परसेंटेज निकालना है, तो 100% से आप क्या कर देंगे, 100% से आप गुणा कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये 5 टाइम्स गया आपका, 19 से कट रहा है, 19 गुना 38, 3 बचा, 19 गुना 38 आपका कट गया। 2 से काटा, ये कितनी बार गया, 50 बार गया। 2 से काटा हमने 11 बार गया, 5 बचे 25, 250 हो गया, 250 बटे 11 हुआ। इसको किसमें कटेंगे, मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, तो आप 11 गुना 22, 3 बचा 30, 11 गुना 22, 22 सही 8 बटे 11%। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सेम क्वेश्चन बेटा हो गया है। एक स्थिर जल में, ध्यान दीजिएगा पानी स्थिर है बेटा, आप ये बोर्ड का क्वेश्चन है, नाव और धारा का क्वेश्चन है। तो स्थिर जल है, जब स्थिर जल में नौका की गति हो तो उसकी वैल्यू जैसे हम मानकर चलते हैं कि देखो इसमें कंडीशन क्या होता है, बता दें। स्थिर जल है, तो जब स्थिर जल है, इसकी चाल है, तो हम एक कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं, हमने x वैल्यू मान लिया। अगर हमारा चाल, हमारा क्या कहते हैं, धारा की चाल अगर एग्जामिनर पूछता है तो धारा की चाल y मान लेते हैं। अब क्या होता है, धारा के साथ जल की चाल, नाव की चाल, सॉरी मैंने गलत कर दिया है, स्थिर जल में नाव की चाल, ठीक है। और ये धारा के साथ नाव की चाल, जब धारा के साथ बोला है तो जुड़ जाएगा, और धारा के विपरीत बोला है, धारा के विपरीत अगर चाल बोला है, धारा के विपरीत बोला है नाव की चाल, तो यहां पे बेटा घट जाएगा, यहां पर घट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, नौका कह रहा है शांत जल में, ये है शांत जल है, तो 20 किलोमीटर पर घंटा है, अर्थात x की वैल्यू कितनी दी गई है, 20 दी गई है। धारा की चाल कितनी दी गई है, 5 दी गई है। अब धारा के साथ बोला है ना, समय बोला है बेटा, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितना है, दूरी तो 100 किलोमीटर है। चाल कितनी दी गई है, एक चाल ये वाली 20 और एक चाल ये वाली। ये किसकी चाल, नाव जा रही है, ये किसकी चाल, धारा की चाल। जब आपके धारा के साथ बोलता है तो ये दोनों चालें जुड़ जाती हैं, और 20 5 कितना हो जाएगा, 25। 25 कितनी बार गया, 4 बार। और ऑप्शन नंबर बेटा सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये भी सेम बेटा क्वेश्चन हो गया है। हाँ देखिए, लास्ट प्रश्न है आज का। लगभग 18 से 20 क्वेश्चन रहते हैं, उसी रेशियो में लगभग हमने 20 क्वेश्चन आपके लिए दिया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसी सीरीज लगातार चलती रहेगी, तो हमारी क्या कहते हैं जो क्लास है, इसी मैथ के टॉपिक से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। टॉपिक वाइज भी चलाया जाएगा। आज शुरुआत हुई है, बीच में कुछ दिन गैप हुआ था कुछ कारणवश, अब फिर से कंटिन्यू क्लासेस आपकी स्टार्ट रहेंगी। आप लोग इस क्वेश्चन को करने का प्रयत्न करिए।
इसका ऑप्शन नहीं है, भी हम मिस हो गया है, कोई बात नहीं। कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वतः दुगनी हो जाती है। 8 वर्ष, टाइम कितना है? टाइम आपका 8 वर्ष है। दुगनी हो जाती है मतलब दुगनी हो जाती है, ये अमाउंट हो जाता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। मतलब आपके पास 1 रुपया था, अब कितना हो गया? अब 2 हो गया। तो ब्याज कितना इसमें प्राप्त हुआ? ब्याज 1 प्राप्त हुआ। तो ये ध्यान दीजिएगा भैया, मेथड 1 और उसी चीज को मैं दूसरे कॉन्सेप्ट से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जिसको SI बराबर क्या होता है? P गुणे R गुणे T होता है बटा 100 होता है। ब्याज तो हमको 1 प्राप्त हुआ क्योंकि मेरा पैसा दुगना हो रहा है ना, ब्याज दुगना थोड़ी हो रहा है, पैसा दुगना हो रहा है। 1 रुपया लगाया 2 हो गया, अर्थात जो बीच का गैप 1 रुपया था वही तो ब्याज के रूप में मिला। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मूलधन कितना है? 1 रुपया है। दर कितना है? दर आपका कितना है भैया? दर हमें निकालना है। टाइम कितना है? 8 साल है बटा 100 हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, 100 इस तरफ आ गया, 8 यहाँ आ गया नीचे, बराबर R हो गया। R बराबर 12.5% आपका आंसर आ जाता है। 12.5 आपका करेक्ट आंसर है। मेथड 2 इसी को कैसे और दूसरे तरीके से सोच सकते हैं। अब कह रहा है दुगना हो जाता है। दुगना जब हुआ, स्वयं का दुगना हुआ, तो 1 था तो दुगना हुआ तो ब्याज हुआ, तो 1 ही प्राप्त हुआ ना। और कितने पर प्राप्त हुआ? 1 पर प्राप्त हुआ। गुणे कितना होगा? 100%। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 100% हमको ब्याज मिल रहा है, वो भी 8 साल में। 1 साल का ब्याज निकालिए ना, तो 1 साल के लिए 8 से भाग देंगे तो कटने के बाद कितना आने वाला है? 12.5% आने वाला है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप खूब क्या कहते हैं इसको, शेयर और सब्सक्राइब करिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।